अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू आईटी मोहल्ला। आज हम सीएसएस के सिलेक्टर्स पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीएसएस का जो सिंटैक्स है, जो लिखने का तरीकाकार है, उसके अंदर हमें सबसे पहले जिस चीज को लेना होता है वो होता है एक सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होते हैं? ये एचटीएमएल के वो एलिमेंट्स होते हैं जो हम अपने एचटीएमएल पेज के ऊपर लिखते हैं, जैसे कि H1 P या यूएल का टैग, ओएल का टैग, इस तरह की जो चीजें होती हैं ये हमारे सिलेक्टर्स होते हैं। एचटीएमएल का कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो नेस्टेड एलिमेंट हो या वो पेरेंट एलिमेंट हो, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एचटीएमएल के जो सिलेक्टर्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए सीएसएस में मुख्तलिफ किस्म के सिलेक्टर्स का ऑप्शन दिया गया है। ये क्यों दिया गया है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है और ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं, आज हम इसको देखेंगे। वैसे तो सीएसएस के अंदर बहुत से सिलेक्टर्स होते हैं, लेकिन जब हम बिगिनर लेवल पे काम करते हैं तो हमें जिन बुनियादी सिलेक्टर्स को समझना होता है वो यही चार हैं जो यहां आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। ये चार जो हैं ये हम क्यों सिलेक्ट करते हैं, इनका फायदा क्या है, इनका नुकसान क्या है, ये मैं इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको इसकी वजाहत भी करूंगा, समझाऊंगा भी। तो सीएसएस के अंदर जो एक सिलेक्टर होता है जिनको कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, इस सिलेक्टर को हम स्टार के साइन से सिलेक्ट करते हैं या इसको वाज़ा करते हैं। जब हम स्टार का जो सिलेक्टर इसमें इस्तेमाल करते हैं तो इसके जरिए हम एचटीएमएल के पेज के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पेरेंट एलिमेंट एचटीएमएल हो, हेड का टैग हो, बॉडी का टैग हो, कोई भी टैग होता है, जब हम इसको स्टार के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे वेब पेज के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। और अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर किसी भी किस्म का सीएसएस की प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करते हैं तो वो हर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक आईडी सिलेक्टर होता है। इसके जरिए से हम किसी मखसूस टैग को सिलेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज के अंदर जो फलां टैग है उसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। आईडी का जो है वो एट्रीब्यूट होता है एचटीएमएल के अंदर और उसकी एक मखसूस वैल्यू देते हैं हम, उसको हम इस्तेमाल करके सीएसएस के अंदर सिलेक्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो सिलेक्टर होता है वो होता है क्लास। क्लास के जरिए से हम किसी एक एलिमेंट को या कुछ एलिमेंट्स के ग्रुप्स को, यानी कि एक से ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम उस वक्त क्लास का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं या क्लास का सिलेक्टर इस्तेमाल करते हैं। क्लास नाम का भी एट्रीब्यूट होता है एचटीएमएल के अंदर, उसके जरिए से हम सीएसएस के अंदर उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा ग्रुपिंग सिलेक्टर होता है जिसके जरिए से हम एचटीएमएल के टैग्स के जरिए या क्लास के जरिए हम या किसी आईडी के जरिए हम 2-4 एलिमेंट्स को या 10 एलिमेंट्स को जितने हम चाहते हैं उनको ग्रुप के साथ सिलेक्ट करके उनके ऊपर सीएसएस का कोई एक ही रूल अप्लाई कर देते हैं। इसको मैं भी प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं। मैं अपने नोटपैड पे जाता हूं। यहां देखिए मैं अपने नोटपैड पे आ गया हूं। यहां पे मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूं और इसका मैं नाम रख देता हूं सीएसएस सिलेक्टर। और इसको एचटीएमएल की फॉर्मेट में सेव करता हूं ताकि हम एक ही पेज के ऊपर काम कर सकें। और यहां मैं फटाफट से एचटीएमएल का एक बुनियादी जो बॉयलरप्लेट है उसको बना लेता हूं। तो यहां मैंने एचटीएमएल की एक बॉयलरप्लेट बना ली है। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक H1 का टैग ले लेता हूं और इस टैग के अंदर मैं लिख देता हूं सीएसएस सिलेक्टर्स। और इसके साथ मैं एक P का टैग ले लेता हूं जिसके अंदर मैं लिख लेता हूं सीएसएस सिलेक्टर लेसन या लेक्चर लिख लेता हूं। और मेरे ख्याल में ये इतना काफी है। तो यहां पे मैं इसी हेड के टैग के अंदर एक स्टाइल का टैग ले लेता हूं ताकि यहां पे आसानी से समझा सकूं। इस टैग के अंदर मैं
सबसे पहले यूनिवर्सल टैग को समझाता हूं, सिलेक्टर को। यूनिवर्सल सिलेक्टर के जरिए हम अपने वेब पेज के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं, और जब हम उसके ऊपर किसी भी किस्म का सीएसएस का रूल अप्लाई करते हैं तो वो हर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। मसलन अगर मैं यहां पे स्टार को सिलेक्ट करूं और अब मैं चाहता हूं कि हमारा जो पूरा पेज है उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो H1 है या P है या कोई भी है, हमने जो भी दिया हो, कोई मतलब नहीं है इससे, उसके ऊपर मैं एक कलर अप्लाई करता हूं और वो कलर होगा ब्लू। तो जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, फाइल को मैं सेव करता हूं, मैं इस फाइल को अपने ब्राउजर में लोड करता हूं। cssselected.html ये फाइल है, ये देखिए मैंने इसको अपने ब्राउजर के अंदर लोड किया। तो अब देखिए हमारे पास दो टैग्स थे, एक P का टैग जिसके अंदर मैंने CSS selector लेक्चर लिखा था, और एक H1 का टैग था जिसके अंदर मैंने CSS selectors लिखा था। यहां पे एक और जो है वो रूल है इसका फाउंट साइज का। मैं यहां पे फाउंट साइज का जो है वो अप्लाई करता हूं रूल। मैं यहां पे कर देता हूं 72 पिक्सल, और इसको फाइल को फिलहाल आप देखें तो यहां पे इसका कलर तो ग्रीन है, लेकिन इसके जो फाउंट्स हैं, देखिए इसका ये जो फाउंट्स लिखे हुए हैं इनका कलर, इनका जो साइज है वो बड़ा है, और ये जो फाउंट लिखे हुए इनका साइज छोटा है। लेकिन अगर मैं इसको रीलोड करूं तो आप देखिए दोनों के जो फाउंट साइज है वो एक से एक जितने हो गए। आप देखिए इसका भी फाउंट साइज उतना ही है, इसका भी उतना ही है। ये क्योंकि मैंने हेडिंग लिखी हुई तो इसके अंदर सिर्फ फाउंट साइज थोड़ा सा बोल्ड है, यानी कि मोटा है। जो मैंने आपको HTML के पिछले लेक्चर में बोल्ड, इटालिक वगैरह में पढ़ाया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि बोल्ड और नॉर्मल जो वो टेक्स्ट होता है उसमें क्या फर्क होता है। तो ये सिर्फ बोल्ड तो जरूर है, लेकिन जो टेक्स्ट का साइज है वो आप देखिए एक ही है। यहां पे एस जो है वो उतना ही लंबा, उतना ही चौड़ा है, और यहां पे भी उतना ही लंबा और चौड़ा है। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मैंने आपको एक फायदा बताया कि इसके जरिए से हम अपने वेब पेज के ऊपर तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें अपने वेब पेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कोई खास टैग को सिलेक्ट करना हो। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज के ऊपर जो H1 है सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, और इसके ऊपर हम किसी भी किस्म का रूल अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर हम वहां पे यूनिवर्सल सिलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, उसके जरिए से एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर तो ये नहीं देखेगा कि आपके वेब पेज के अंदर H1 है, P है, UL का टैग है, OL का टैग है, किसी भी किस्म का टैग है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। वो सब सिलेक्टर एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगा और वो सारे रूल अप्लाई कर देगा जो कि आपने इस कोड ब्लॉक के अंदर लिखे होंगे। यूनिवर्सल सिलेक्टर का ये कोड ब्लॉक है जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो सारे रूल पूरे पेज के ऊपर अप्लाई कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास जो मखसूस टैग है सिर्फ उसको सिलेक्ट किया जाए। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो H1 का टैग है सिर्फ इसके ऊपर तो ये कलर और फाउंट साइज का जो प्रॉपर्टीज है इनका असर होना चाहिए, लेकिन P का जो टैग है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो सिलेक्टर इस्तेमाल होता है वो हम टैग के नेम से इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैं यहां पे लिख देता हूं H1 और इसके अंदर मैं यही रूल कॉपी करता हूं, या इसको मैं कट कर लेता हूं क्योंकि वहां से अगर मैं उसको छोड़ दूंगा तो वो सारे पेज पे अप्लाई हो जाएगा, और उसको मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। अब अगर मैं इस फाइल को ब्राउजर में लोड करूंगा तो आप देखिए कि पहले ये जो दोनों के ऊपर रूल अप्लाई हुआ था, अब ये सिर्फ और सिर्फ एक के ऊपर रूल अप्लाई होगा। यानी कि ये जो पैराग्राफ है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, ये जो पैराग्राफ है नीचे CSS सिलेक्टर लेक्चर लिखा हुआ है, इसका ना तो कलर तब्दील हुआ है और ना ही इसके ऊपर फॉन्ट का साइज का कोई असर हुआ है। लेकिन ये जो ऊपर वाला H1 का टैग था इसके ऊपर वो दोनों रूल अप्लाई हो गए हैं जो कि हमने यहां पे अप्लाई किए, कलर ब्लू एंड फॉन्ट साइज 72 पिक्सल। मैं अगर कलर यहां से अगर इसको रेड करूं, आप देखें तो
इस फाइल को मैं दोबारा रीलोड करूं तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने फाउंड साइज को नहीं छेड़ा, वो वही 72 पिक्सल है, तो ये वही साइज दिखा रहा है। तो ये फायदा होता है हमें टैग के जरिए से किसी चीज को अप्लाई करने का। इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि फर्ज करें मेरे वेब पेज के ऊपर 3-4 H1 है। मसलन मैंने अपने वेब पेज को डिवाइड किया हुआ है, उसके ऊपर मैंने कुछ मजमून लिखे हुए हैं और वहां पे 4 हेडिंग दी हुई है, या 2 हेडिंग लगा लेते हैं हम यहाँ पे, और मैं यहां पे लिख देता हूं जी, एक इसी को कॉपी करता हूं और P के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, और मैं यहां CSS सिलेक्टर की बजाय लिख देता हूं CSS लेक्चर, या मैं यहां पे कुछ भी और लिख देता हूं, मतलब CSS सबक नंबर 2, मैं ये लिख देता हूं। फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं, तो मैंने ये लिख दिया। अब अगर मैं इसको अपने ब्राउजर पे लोड करूं तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि देखिए, मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा ये जो H1 का टैग है ऊपर वाला, सिर्फ इसके ऊपर एक रूल अप्लाई होना चाहिए। मैं इसको नहीं छेड़ना चाहता, इसके ऊपर मैं कोई और रूल अप्लाई करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो दूसरा H1 का टैग है, या मैंने 3-4 जो दिए हुए हैं, उनके ऊपर किसी भी किस्म का फर्क पड़े। लेकिन अगर मैंने इस सूरत में, जब मैंने H1 के 2 टैग यहां लिए हुए हैं, अगर मैं यहां पे CSS सिलेक्टर के अंदर H1 को सिलेक्ट करता हूं, तो इसका मुझे ये नुकसान होगा। फायदा तो मुझे हो रहा है कि मेरे वेब पेज के ऊपर जितने भी H1 है वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी वक्त मुझे ऐसे जरूरत पड़ती है कि मुझे सिर्फ एक टैग को अप्लाई करना है, दूसरे के ऊपर कोई अप्लाई नहीं करना, तो यहां पे मुझे नुकसान हो गया। नुकसान ये हो गया कि इसने क्या करना है, इसने मेरे दोनों जो H1 के टैग है उनके ऊपर यही रूल अप्लाई कर देना है। हो गया नुकसान। मुझे तो ये नहीं चाहिए, मैं तो इसको किसी और कलर में देखना चाहता हूं, या मैं H1 का जो दूसरा वाला टैग है, मैं इसके फाउंट साइज कुछ और रखना चाहता हूं। तो अब क्या करूं भाई? ये तो एक और मुश्किल आ गई। यूनिवर्सल सिलेक्टर से तो हम बच गए, हमने टैग का जो है वो ऑप्शन पकड़ लिया, उसके जरिए से मैंने ये काम कर लिया कि मैं बआसानी H1 के टैग को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कोई रूल अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन मुझे उसका ड्रॉबैक जो है वो ये है कि दोनों H1 के टैग, या मेरे वेब पेज के ऊपर अगर 10-12 H1 के टैग हो, मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको 3-4 को कॉपी पेस्ट करके एक बार आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आप 4-5 हो गए। मैं इसको सेव करूं और मैं अगर इसको ब्राउजर में रीलोड करूं तो देखिए ये सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है। नहीं भाई, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो सी H1 को टैग को सिलेक्ट करना, लेकिन एक वक्त आया है कि मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है। इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है ID सिलेक्टर, जो मैंने आपको तीसरे नंबर पे बताया था। तो ID का मतलब ही ये होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यानी कि एक बिल्कुल अलग से जो शिनाख्त होती है। इसके लिए हमें H1 का जो टैग है, या P का टैग है, या किसी भी किस्म का टैग हो, UL हो, OL हो, LI हो, कोई भी हो, उसके अंदर हमें ID का एट्रीब्यूट लेना होता है। और ID के एट्रीब्यूट को आप जो वैल्यू है वो कुछ भी दे सकते हैं। आप अपने नाम की ID की वैल्यू दे सकते हैं, आप किसी परिंदे का नाम, जानवर का नाम, किसी गाड़ी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जो है वो खूबसूरत माहौल का नाम, या किसी भी चीज का नाम आप जो सेलेक्ट करते हैं आप वो दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ID का कोई एक नाम होगा जी आपने ID ही लिखनी है, नहीं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन जो गुड प्रैक्टिस है वो ये है कि मौजू से रिलेटेड ID दी जाए, जो आप उस टैग के अंदर जो चीज लिख रहे हैं उससे रिलेटेड हो। जब आप इस चीज को लिखेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हम किस चीज से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उस चीज के मुतालिक रिलेटेड आप इसको ID दीजिए, ताकि बआसानी से आप समझ सकें कि कौन सी चीज को हम किस जगह पे किस तरह से अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहां पे मैं इसको XYZ से स्पेसिफाई कर देता हूं, क्योंकि XYZ जो होता है ये आमतौर पे इस्तेमाल होता है कि यहां पे आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। मैं इसको सेव करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि हमारी जो ID है, इस ID की बुनियाद के ऊपर हम किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब ये जो H1 लिखा हुआ है, मैं इसको छोड़ देता हूं, मैं यहां पे ID लेता हूं, और ID को CSS में जो सिलेक्ट करना होता है हमने, उसके लिए हमें ID से पहले एक साइन लगाना होता है जिसको हम कहते हैं हैशटैग। ये अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारे CSS के जो सिलेक्टर्स हैं, या हमारा CSS का जो कोड है उसको नहीं समझ आएगी कि हम क्या यहां पे लिख रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे ही XYZ लिख दें,
मैं आपको यहां पे XYZ लिख के दिखाता हूं और मैं इसको क्लोज भी कर देता हूं। मैं यही जो रूल है इसको कट कर लेता हूं यहां से, क्योंकि अब हमें टैग को इस्तेमाल नहीं करना, हमें आईडी इस्तेमाल करनी है। मैं इसको यहां पेस्ट कर देता हूं। मैं अगर इस फाइल को ब्राउजर में रीलोड करूं तो यहां पे हमारा जो H1 के टैग हैं ये बिल्कुल नॉर्मल जो उसका साइज है और जो इसका काले रंग का कलर आता है वो उसमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे CSS का जो कोड है उसको समझ नहीं आ रही कि ये XYZ क्या चीज है। हमने उसको नहीं बताया कि ये क्या चीज है। CSS को ये बताने के लिए कि हम एक आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें इस XYZ यानी कि कोई भी नाम, कोई भी आईडी जो आपने दी हुई है उसको ये बताने के लिए कि ये एक आईडी है, हमें ये हैश लिखना होता है और इसके साथ वो आईडी लिखनी होती है जो हमने अपने वेब पेज के अंदर दी होती है। XYZ क्योंकि मैंने यहां पे इस्तेमाल किया है तो हम अपने ब्राउजर को ये बता रहे हैं कि XYZ नाम की आईडी है, उसको सिलेक्ट करो। हम उसको कैसे बता रहे हैं? इस हैश के निशान के जरिए। अगर हम नहीं लगाएंगे तो ब्राउजर को नहीं पता चलेगा और वो किसी किस्म का CSS का रूल अप्लाई नहीं करेगा। CSS का रूल अप्लाई करने के लिए किसी आईडी के ऊपर हमें पहले हैश का निशान लगाना होता है, उसके साथ हमें वो आईडी का नाम या वो वैल्यू देनी होती है जो हमने अपने वेब पेज के अंदर दी होती है। मैंने यहाँ पे आईडी की जो वैल्यू है वो XYZ दी है, ये देखिए। और मैं अपने ब्राउजर को बता रहा हूं कि ये मैं यहाँ पे आईडी लिख रहा हूं और यहाँ पे मैंने वो वैल्यू दे दी जो मैंने अपने ब्राउजर उसने कोड एडिटर के अंदर दी हुई है। मैं इस फाइल को सेव करता हूं तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 H1 के टैग हैं, लेकिन ब्राउजर के अंदर सिर्फ एक H1 के टैग के ऊपर वो रूल अप्लाई होगा जो हमने दिया था, कलर रेड एंड फाउंट साइज 72 पिक्सल। लेकिन जो नीचे जितने भी H1 के टैग हैं इनके ऊपर किसी किस्म का कोई रूल अप्लाई नहीं हुआ। यह फायदा है हमारे पास आईडी का। इस तरह से हम किसी एक H1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने वेब पेज के ऊपर एक आईडी को एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आगे जब हम जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर हम HTML के जो सिलेक्टर्स होते हैं, जो HTML के टैग्स होते हैं, HTML के जो टैग्स होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं तो आईडी की बुनियाद के ऊपर सिलेक्ट करते हैं। एक पेज के अंदर हमें सिर्फ एक बार ही आईडी देने की इजाजत होती है ना, क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एक से ज्यादा बार आईडी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने वेब पेज के ऊपर सिर्फ एक बार सिर्फ आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं आईडी के जरिए। तो ये तो फायदा था कि हमें किसी भी HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जो कि सिर्फ एक है। हमारे वेब पेज के ऊपर 10 H1 है, हमारे वेब पेज के ऊपर 10 P के या UL के टैग हैं। हम चाहते हैं कि उनमें से सिर्फ एक सिलेक्ट हो तो हम आईडी के जरिए से इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक एक और, फर्ज करें हमारे वेब पेज के ऊपर 10 P के टैग या 10 H1 के टैग हैं या 10 OL के टैग हैं। मैं चाहता हूं उसमें से 5 को सिलेक्ट करो। जो 5 मखसूस टैग हैं मैं उनको सिलेक्ट करना चाहता हूं, 5 को मैं सिलेक्ट नहीं करना चाहता। पसंद 5 के ऊपर मैं CSS का एक रूल अप्लाई करना चाहता हूं, 5 के ऊपर CSS का दूसरा रूल अप्लाई करना चाहता हूं। अब यहां पे क्या होगा? मतलब ये मेरे पास यहां 5 H1 के टैग और यहां पे ये जो नीचे के 3 हैं या नीचे के ये 2 हैं इनके ऊपर, और ये जो ऊपर वाला मैंने H1 का टैग लिखा हुआ है इनके ऊपर मैं एक रूल अप्लाई करना चाहता हूं। लेकिन ये जो 2 टैग हैं बीच वाले, दरमियान वाले जो H1 के टैग हैं, मैं इनके ऊपर किसी भी किस्म का CSS का रूल अप्लाई नहीं करना चाहता। अब क्या करेंगे? अब हम यूनिवर्सल सिलेक्टर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वो तो सबको सिलेक्ट कर लेगा। हम टैग के नाम से भी इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जब हम H1 का टैग लिखेंगे तो ये सारे H1 सिलेक्ट हो जाएंगे। आईडी के जरिए हम सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आईडी हम अपने वेब पेज के ऊपर एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब गड़बड़ हो गई। अब क्या करें? इसका हल हमारे पास है क्लास एट्रीब्यूट। अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास क्या होती है? क्लास जैसे हमारी क्लास होती है, हमारी क्लास के अंदर बहुत से बच्चे होते हैं, 9 क्लास, 10 क्लास, फर्स्ट ईयर की क्लास, सेकेंड ईयर की क्लास। एक क्लास के अंदर 15, 20, 25, 30 बच्चे हो सकते हैं।
उनमें से हर बच्चे की एक अलग पहचान होगी, आईडी होगी, लेकिन एक क्लास के अंदर उनकी एक ही पहचान है कि ये क्लास नहम के बच्चे हैं, ये क्लास दहम के बच्चे हैं। तो ये इनकी एक पहचान क्लास की सूरत में हो गई। अब वो 35 बच्चे हों, 40 हो, 15 हो, 10 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ वो ये है जमात नहम, जमात दहम, ये उनकी क्लास है। क्लास का एट्रीब्यूट जो यही चीज को स्पेसिफाई करता है हमारे वेब पेज के ऊपर कि ये जो एलिमेंट है इनकी ये क्लास है। तो यहां पे मैं अगर इस आईडी की जगह लिख दूं क्लास, सॉरी मैं यहां पे क्लास लिख देता हूं, आईडी हटा देता हूं। क्लास का नाम भी बिल्कुल आईडी की तरह है, हम कुछ भी ले सकते हैं। घर का नाम, किस जगह का पता, किसी किस्म का कोई परिंदे का, जानवर का, गाड़ी का, किसी भी चीज का नाम, अपना नाम या किसी भी किस्म का नाम हम ले सकते हैं। क्लास के कुछ रूल होते हैं। आप इसको नंबर से शुरू नहीं कर सकते। हो सकता है ये बाद वक्त काम कर भी जाए, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। आप इसको नंबर से शुरू ना कीजिएगा। खैर, आप इसको किसी भी किस्म का नाम ले सकते हैं। अब क्लास का जो एट्रीब्यूट है ये आप एक से ज्यादा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको 10 बार इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको 10 बार भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, और मैं फिलहाल एक में ही इस्तेमाल करता हूं और मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले आईडी का जो तरीकाकार है उसके लिए मैंने आपको कहा कि पहले हमें हैश का निशान लगाना होता है या हैश का कैरेक्टर देना होता है आईडी का नाम लिखने से पहले। लेकिन जो क्लास का जो असूल है वो कुछ तब्दील है। क्लास के अंदर हम जब अपने ब्राउजर को बताते हैं कि ये क्लास है, इसके ऊपर हमने HTML का कोई रूल अप्लाई करना है, सॉरी CSS का कोई रूल अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें डॉट का साइन देना होता है और उसके बाद हमें वो क्लास का नाम देना होता है जो हमने दी होती है। उसके बाद हमें कोड ब्लॉक को शुरू करना है और क्लोज करना है, और उसके अंदर हम जो भी रूल अप्लाई करेंगे वो काम करेगा। बस मैं यहां कलर ही लिख देता हूं और मैं कलर को इस बार रेड की बजाय ब्लू कर देता हूं। और फाउंट साइज में इसका छोड़ देता हूं, सिर्फ कलर से आपको समझ आ जाएगी ये क्या काम कर रहा है। मैं इस फाइल को सेव करता हूं। हमने यहां पे देखिए ये क्लास का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है इस H1 के आगे अंदर। यहां पे किसी भी और H1 के अंदर ये क्लास का एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं हुआ। अब ये हमारा ब्राउजर उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगा, देखेगा कि हमारे ब्राउजर हमारे वेब पेज के अंदर कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर क्लास का एट्रीब्यूट दिया हुआ है और उनकी क्लास सेम है। यानी कि ये जो क्लास है, मैं यहां XYZ की क्या करता हूं, क्लास 9 लिख देता हूं और मैं यहां भी XYZ की जगह 9 लिख देता हूं। फाइल को मैं सेव करता हूं। अब हमारे पास क्लास 9 है, उसके ऊपर हम कलर को अप्लाई करना चाहते हैं। समझिए कि हमारे पास कमरा जमात है, नहम जमात है, उसके ऊपर हम कलर करना चाहते हैं ब्लू। तो हम इसको अगर फाइल को रीलोड करें तो देखिए ये जो पहले वाला H1 था इसके ऊपर ये कलर अप्लाई हो चुका है, लेकिन ये जो 4 बाद वाले H1 हैं इनके ऊपर किसी किस्म का कोई कलर अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ब्राउजर समझ गया कि यहां पे इनकी क्लास ये नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमारे स्कूल के अंदर क्लास 9 के 3 सेक्शन है, तो आप ऐसा करोगे क्लास 9 के जितने भी सेक्शन हैं उनका जो कलर है वो तब्दील कर दो, उनके बाहर जो पेंट है वो कलर तब्दील करके आप उसको ब्लू कर दो। ये हमारे पास जमात नहम के 3 सेक्शन हो गए। मैं इस फाइल को सेव करता हूं, इसको मैं ब्राउजर में रीलोड करूं तो आप देखिए पहले वाला जो H1 है, या इसको आप जमात नहम का पहला सेक्शन कह लें, आप जो भी कह लें, हम यहाँ पे क्योंकि H1 इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं यहाँ H1 से ही समझा रहा हूं। ये H1 है, इसके ऊपर भी ये कलर अप्लाई हो गया। ये जो आखिरी वाले 2 हैं इनके ऊपर भी ये कलर अप्लाई हो गया, लेकिन ये जो दरमियान वाले 2 हैं इनके ऊपर कलर अप्लाई नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूं कि मैं कहूं कि भाई ये मेरे पास जो दूसरा 2 सेक्शन है ऐसे
जो कि क्लास दहम के हैं, जमात दहम के ये हैं, तो मैं यहां पे 9 की जगह 10 लिख देता हूं और यहां पर भी मैं 10 लिख देता हूं और मैं यहां पे CSS के अंदर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया क्लास को हम डॉट से सिलेक्ट करते हैं, तो मैं यहां पे क्लास 10 को सिलेक्ट करता हूं और मैं अपने ब्राउजर को कहता हूं कि मेरी जो दहम जमात है इसका जो कलर है, बाहर जो पेंट है, वो आप ब्लू की बजाय ग्रीन कर देना। फाइल को सेव करता हूं। अब आप देखिए ये हमारे 3 H1 के टैग हैं जिनका कलर ब्लू है और ये हमारे H1 के 2 टैग हैं जिनका कलर ग्रीन है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक और जमात है जो कि पी के टैग को मैंने लगा दिया। मैंने कहा ये क्लास 1 है, इसके ऊपर भी, ये भी क्लास 1 की तरह इसके ऊपर भी ये रूल अप्लाई कर दो भाई। हाँ, या ये भी क्लास 10 है, इसके ऊपर भी रूल अप्लाई कर दो। तो ये जो पी का टैग है, मैं ये क्लास 10 यहां से उठाता हूं, कॉपी करता हूं और इसी के साथ ये पी के अंदर पेस्ट कर देता हूं। अब मेरे पास 3 सेक्शन हो गए और मैं इसको अगर फाइल को सेव करूं, रीलोड करूं, तो देखिए यहां पे ये 3 आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं HTML के, एक पी का एलिमेंट और 2 H1 के एलिमेंट्स। इनका जो कलर है वो ग्रीन है, जबकि ये बकिया जो 3 एलिमेंट्स हैं H1 के, इनका कलर ब्लू है। ये फायदा होता है क्लास का। तो आज हमने ये देख लिया कि हम स्टार के जरिए से हर एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका फायदा हमने ये देखा कि हमें किसी भी किस्म का कोई रूल अप्लाई करना है तो हमें स्टार का इस्तेमाल करना होता है। अब जब हम प्रोफेशनल वेब डेवलपिंग करते हैं तो स्टार का एलिमेंट सबसे ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? ये जब हम वेब पेज बनाएंगे और CSS के मजीद रूल पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा। हर वेब पेज के अंदर हम ये रूल लाजमी इस्तेमाल करते हैं। कुछ 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हर वेब पेज के ऊपर पूरे के पूरे पेज पे जितने भी एलिमेंट्स है सब पे अप्लाई करनी होती हैं। तो ये लाजमी है, इस्तेमाल होता है, बहुत है वे। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके जरिए से हम सबको सिलेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हम जब एक ही किस्म के रूल हर चीज पे अप्लाई करेंगे तो हमारा वेब पेज क्या बन जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगी यहाँ पे क्या चीज है। इसका जो हल है उसके लिए हमारे पास दूसरा सिलेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं टाइप सिलेक्टर, या टैग के नाम से जो सिलेक्टर होता है वो कहते हैं। हम इसको टैग के नाम के जरिए सिलेक्ट करते हैं, जैसे H1 के जरिए सिलेक्ट कर लिया, P के जरिए सिलेक्ट कर लिया, UL के जरिए सिलेक्ट कर लिया, OL के जरिए सिलेक्ट कर लिया। इसके जरिए से हम अपने मखसूस एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि हमारे वेब पेज के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे बाकी किसी पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा, लेकिन वो जो H1 के या P के या जो भी टैग हमने सिलेक्ट किए होंगे उनके ऊपर CSS के वो तमाम रूल अप्लाई होंगे। अब इसका ये फायदा तो हो गया कि हमारे पास एक मखसूस एलिमेंट आ गया है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, बकिया हमारी किसी भी किस्म के एलिमेंट्स के ऊपर किसी किस्म का CSS रूल अप्लाई नहीं हुआ और हमारी कोई किसी किस्म की हमारे लिए कोई परेशानी पैदा नहीं हुई। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि हम बाद वक़्त एक ही किस्म के एलिमेंट्स को मुख्तलिफ किस्म के अंदाज में दिखाना चाहते हैं। हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, उसको हम कलर कोई दिखाना चाहते हैं, दूसरे का कोई दिखाना चाहते हैं, किसी का फॉन्ट साइज बड़ा रखना चाहते हैं, किसी का छोटा रखना चाहते हैं, किसी को तिरछा रखना चाहते हैं, किसी को नॉर्मल टेक्स्ट में दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे वक्त के अंदर हम क्या करेंगे कि हमने तो H1 को सिलेक्ट कर लिया या P को सिलेक्ट कर लिया, अब वो सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके लिए हम जो तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, हम एक के ऊपर एक अलग से एक स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए हम ID का इस्तेमाल करते हैं। ID यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन। उसके जरिए से हम बासानी किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर हम वो रूल अप्लाई कर देते हैं जो हम चाहते हैं और बकिया के ऊपर आमतौर पर जो रूल अप्लाई करने हैं वो सब सिलेक्ट हो जाते हैं। ID का एक ड्रॉबैक ये है कि इसको हम एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत अहमियत रखती है। जब हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि ID के साथ वो किस तरह का बिहेव करती है। ID को अपने वेब पेज के ऊपर सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन क्या हो कि जैसे मैंने अभी आपको आखिर में बताया कि हमारे पास 2 जमातें हैं, जमात नहम, जमात दहम, उनके अलग अलग सेक्शन हैं। हम उनको स्पेसिफाई करने के लिए, उनको पहचानने के लिए हम अलग अलग क्लासों के ऊपर अलग अलग कलर कर देते हैं कि भाई ये क्लास नहम का कलर है, ये क्लास दहम का कलर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास एलिमेंट्स तो वही हैं, जब कमरा जमात है जैसे कमरे तो वही हैं,
लेकिन सबके ऊपर एक पहचान के लिए अलग अलग कलर करना चाहते हैं। तो ऐसे वक्त पे हमारे पास जो सिलेक्टर इस्तेमाल होता है वो क्लास का सिलेक्टर होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि यूनिवर्सल सिलेक्टर्स क्या होते हैं, आईडी सिलेक्टर क्या होते हैं, क्लास सिलेक्टर क्या होता है और टैग सिलेक्टर क्या होता है। इसके अलावा भी बहुत से सिलेक्टर होते हैं, लेकिन ना तो हमें अभी पढ़ने की जरूरत है, ना ही हमें उतनी आगे जाने की जरूरत है। जब हम मजीद आगे जाएंगे, जब हम अच्छी तरह से HTML CSS की बेसिक्स मुकम्मल क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम एडवांस HTML एडवांस CSS में जब हम डीप डाइव करेंगे तो फिर उस वक्त हम इनको समझेंगे। अगर हम अभी से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसी खिचड़ी पक जाएगी जिसकी कुछ समझ नहीं आएगी और हमें पर जो कुछ हमें याद है हमें वो भी भूल जाएगा। तो ये 4 सिलेक्टर हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, इनके जरिए से हम अपने वेब पेज को डिजाइन करेंगे, इसके जरिए से ही सारे काम करेंगे। और ये सिलेक्टर्स काफी होते हैं एक आम ब्लॉग बनाने के लिए या एक आम छोटी सी वेबसाइट बनाने के लिए, ये सिलेक्टर्स काफी होते हैं। इसके अलावा जो आगे जाके सिलेक्टर्स हम सिलेक्ट करते हैं, ये बहुत पेचीदा किस्म की जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं, छोटी मोटी वेबसाइट के अंदर ये इस्तेमाल नहीं होते। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप परेशान नहीं होना कि इसके बगैर हम वेबसाइट नहीं बना सकते। इन सिर्फ इन्हीं चारों के जरिए से हम पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, हमें किसी किस्म का और सिलेक्टर जो है वो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।